हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर अमन ने। तो आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम अमन है और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे कज़न भाई के साथ हुई थी। दरअसल इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि मगरिब की अज़ान के टाइम पर छोटे बच्चों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जिस समय पर अज़ान होती है, स्पेशली मगरिब की अज़ान, तब जितने भी जिन्न, भूत, पिशाच आदि होते हैं वो अज़ान को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्हें भागना पड़ता है। यही कारण है कि वो किसी भी घर के अंदर पनाह लेने की कोशिश करते हैं, और अगर उन्हें कोई छोटा बच्चा अपने घर के बाहर या कहीं आसपास खेलता हुआ मिल जाता है तो उनके ऊपर काबू कर पाना इन बुरी शक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ आज से कई साल पहले मेरे कज़न के साथ हुआ। उसका नाम फैज़ था और जब ये घटना हुई उस समय पर उसकी उम्र 8 साल की थी। ये घटना आज से 13 वर्ष पुरानी है। उस टाइम पर हमारे गांव में टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, जिस कारण से सभी लोग खेत वगैरह की तरफ जाया करते थे। तो एक शाम को फैज़ घर पर आया और उसने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे वहाँ पर जाना है। तो उसकी अम्मी ने पहले सोचा, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था, फिर उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, मगरिब का टाइम हो रहा है। पर फैज़ को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसकी अम्मी उस टाइम पर काम कर रही थी, और यही कारण था कि वो बिना कुछ बोले अकेले ही वहाँ से बाहर चला गया। अब मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और सभी लोग नमाज़ पढ़कर आ भी गए थे, पर फैज़ वापस अब तक नहीं आया था। उसकी अम्मी को यही लग रहा था कि वो उसके दादाजी के साथ गया था, बट वो उनके साथ तो क्या, किसी के भी साथ नहीं गया था। जब काफ़ी देर में भी वो नहीं आया तो उसकी मम्मी खुद ही उस जगह पर जाकर देखने चली गई जहाँ पर वो वॉशरूम के लिए गया था। और जब वो वहाँ पर गई तो ये देखकर हैरान हो गई कि उनका बेटा वहाँ पर बेहोश पड़ा था। कुछ बड़े लोगों की मदद से वो उसे उठवाकर घर के अंदर लाई और उस पर जब पानी छिड़का गया तब उसे होश आया। जब वो होश में आया तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, फिर काफ़ी ज़्यादा उसे दिलासा देने के बाद जब वो शांत हुआ और हमने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तब उसने बताया कि वो वहाँ पर अपना काम कर रहा था और उस समय पर एकदम से ही उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे बहुत ज़ोर से धक्का दिया हो। इसके बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, और उसके बाद का उसे कुछ भी नहीं याद कि वो बेहोश कैसे हुआ। खैर, इस बात को बाकी लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, पर कुछ दिनों के बाद जो घटना हुई सब लोगों को समझ में आ गया कि उस दिन कुछ गलत हुआ था। एक दिन फैज़ एकदम बदली हुई आवाज़ से में बोलता है कि कोई भी यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ेगा और तुम सभी लोग इस कुरान को जला दो वगैरह वगैरह। वो काफ़ी ज़्यादा उल्टा बोल रहा था। उसने अपने अम्मी अब्बू और यहाँ तक कि अल्लाह को भी बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। एक दिन तो ये सब इतना ज़्यादा हो गया कि उसने अपना खुद का हाथ इतनी बुरी तरह से मरोड़ दिया कि उसका हाथ बस टूटने ही वाला था। वो तो सब लोग जैसे तैसे करके उसे रोक रहे थे, न जाने वो उस दिन क्या कर बैठता। हैरानी की बात थी कि एक 8 साल का बच्चा शक्ति के मामले में अच्छों पर भारी पड़ रहा था, जिस कारण से आस पड़ोस के लोगों तक को मदद करने के लिए आना पड़ा। बड़ी सारी मुश्किलात के बाद आखिरकार उसे रस्सियों से बांध दिया गया
इसके बाद उसके दादा ने एक मौलाना साहब को बुलाया, पर वो मौलाना भी उसके सामने टिक नहीं पाए और इससे पहले वो कुछ कर भी पाते, फैज़ ने न जाने कैसे उनको मानो किसी अदृश्य शक्ति के ज़रिए बहुत दूर फेंक दिया। इस घटना से मौलाना साहब को सदमा लग गया और वो वहाँ से वापस चले गए। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर घर वाले न जाने उसे लेकर कहाँ कहाँ नहीं गए। फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे, घर वाले उनको भी बुला कर लाए, पर उनके सामने भी फैज़ टस से मस ना हुआ। वो उससे जो भी सवाल पूछते वो जिन्नात उसका उल्टा ही जवाब देता और हर बात के बाद वो बस और बोलता, एक दिन एक दिन। उस समय पर तो ये वाली बात किसी को समझ में नहीं आई, पर अगले दिन जो हुआ इसके बाद सभी लोग के होश फाख्ता रह गए। अगले ही दिन फैज़ की मौत हो गई और वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मेडिकल रिपोर्ट में तो उसकी मौत के तमाम कारण नज़र आ रहे थे, पर सबसे बड़ी बात यही थी कि उन कारणों का कोई भी ओरिजिन नहीं था और उसकी मौत एकदम से इस तरह से आई कि सब लोगों को अंदाज़ा हो चला था कि इस मौत का कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि वो जिन्नात था जो कि उसके शरीर पर काबू पा चुका था, जिसके आगे अच्छे अच्छे मौलाना भी नहीं टिक पाए थे। ये घटना याद करते हुए भी एक अजीब सा डर मन में आ जाता है। आज मौसम बहुत सुहाना है। अनुज अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में व्यस्त है। सब आज के मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी नानी जी का फ़ोन आया है। अनुज की माँ ने कहा। अनुज अपनी नानी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए सुनते ही वो तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा और अपनी नानी से बात करने के लिए अपनी माँ की तरफ बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था। उसकी उत्सुकता देखते हुए उसकी माँ ने उसे फ़ोन दे दिया। दोनों ही फ़ोन पर बात करने लगे। नानी जी कैसी हैं आप? अनुज ने कहा। बेटा मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी हूँ, अब तो लगता है बस थोड़े दिन की मेहमान हूँ। नानी की ऐसी बातें सुनकर अनुज भावुक हो गया और उनसे मिलने की ज़िद करने लगा, मगर माँ और नानी ने गांव आने से मना कर दिया। अनुज एक 24 साल का नौजवान लड़का है और वह अब सब कुछ समझने लगा है। वो अपनी माँ से पूछता है, 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि आप मुझे कभी गांव नहीं जाने देती? जल्दी से खाना खा ले, फिर हमें बाज़ार जाना है सामान लाने के लिए। माँ ने उसकी बात को काटते हुए कहा। अनुज अब रुकने वाला नहीं था। वो अपनी नानी से मिलना चाहता था और ऐसा क्या था कि माँ और नानी दोनों ही उसे गांव आने से साफ मना कर देती थी। इस राज को भी वो जानना चाहता था। ये सब जानने के लिए उसने गांव जाने का प्लान बनाया। उसी रात उसने गांव जाने का सोचा। उसने आज रात ही गांव जाने का प्लान बना लिया। बाज़ार घूमते घूमते शाम हो गई और वहाँ से आने के बाद सब लोग थक चुके थे। बेटा जब तक मैं खाना बना दिया तुम जाकर नहा लो, ऐसा कहकर अनुज की माँ खाना बनाने चली गई। अनुज के दिमाग में गांव जाने की बात चल रही थी, इसीलिए उसने चुपके से अपना सारा सामान बांध लिया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद अनुज की माँ ने उसे आवाज़ लगाई, बेटा खाना खा लो जल्दी, खाना तैयार है। सब लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अनुज अपने मन ही मन सोच रहा था कि अब बस रात होने का इंतज़ार है कि उसकी माँ उससे कहती है कि क्या सोच रहे हो अनुज। उसने कुछ नहीं बोलकर बात को ख़त्म कर दिया और खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। रात के करीब 11 बजे। यही सही वक्त है, ऐसा सोचते हुए अनुज अपने कमरे के पीछे के दरवाजे से निकल गया। थोड़ा चलने के बाद उसने एक ऑटो पकड़ा और स्टेशन की ओर चल दिया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने पता करा तो उसे मालूम हुआ कि कुछ देर के बाद एक ट्रेन उसके गांव की तरफ जाने वाली है। तभी उसने अपने बचपन के दोस्त दीपक को फ़ोन करा। हेलो दीपक, मैं 3 घंटे में गांव आने वाला हूँ। तभी घबराते हुए उसने कहा कि क्या
इस वक्त रात में? इससे पहले वो और कुछ बोलता फ़ोन कट गया। अनुज ने कई बार दोबारा फ़ोन लगाने की कोशिश करी मगर फ़ोन नहीं लगा। ये सब अनुज को बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक इतना घबराया हुआ क्यों है और उसने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं करा। पर सबको अनदेखा करते हुए वो काउंटर पर टिकट लेने के लिए गया और उसने अधिकारी से टिकट मांगा। उसने एक बात नोटिस करी, वो टिकट मैनेजर भी टिकट देते टाइम उसे अजीब तरीके से देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके गांव का नाम लेते ही सबके भाव क्यों बदल जाते हैं। तभी उसने पाया कि उसकी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर आकर लगी हुई थी और वो तेज़ी से जाकर ट्रेन के अंदर बैठ गया और तुरंत बाद ही ट्रेन चल पड़ी। वो अपनी लिए सीट ढूंढने लगा और उसे सीट मिल गई। ट्रेन अब ठंडी ठंडी हवाओं से बातें करने लगी थी। ट्रेन के तेज़ चलते ही बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना सा हो गया था। अब अनुज भी बहुत थक गया था। उसे लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ अभी क्या क्या होने वाला है। ट्रेन की ठंडी हवा चलने से उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और उसके बाद वो अपने बचपन में खो गया, जहाँ गांव में वो अपने दोस्तों के साथ पास ही के गांव में मेला देखने जाता था और वहाँ वो लोग बहुत मज़े करते थे। कुछ तो ऐसा था जिसके कारण माँ ने उसे ज़्यादा दिन गांव में नहीं रहने दिया और अपने साथ उसे लेकर वापस शहर चली गई। और उसके बाद से आज का दिन था, उसकी माँ ने उसे दोबारा कभी भी गांव आने नहीं दिया। वो अपने बचपन में खोया ही था कि तभी अचानक से ट्रेन रुकने लगी और उसने देखा कि थोड़ी देर में उसका गांव आने वाला है। मगर वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गांव में कई साल के बाद आने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नानी का घर किस तरफ है। मन ही मन में वो सोचने लगा, अपनी नानी के घर का पता किससे पूछूं? यहाँ तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा। कुछ तो ऐसे राज हैं गांव में जो कि इसका नाम सुनते ही लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं और सब घबराने से लगते हैं। अनुज ने चारों तरफ देखा तो उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो कि उसके गांव की तरफ जा रहा था। वो रास्ता उसे एकदम सही पहचान में आया और वो उस तरफ चल दिया। कुछ देर चलते चलते उसने महसूस करा कि चारों तरफ अजीब सी धुंध चढ़ने लगी थी और ये सब उसे भी काफ़ी अजीब लग रहा था और वो डर भी रहा था। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। चलते चलते वो एक चौराहे पर पहुंच गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस ओर जाना है। तभी उसे एक परछाई नज़र आई जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी और वो परछाई एकदम से उसके सामने आकर रुक गई। उसे लगा कि शायद कोई औरत है जो उससे थोड़ा दूर आकर रुक गई है। चारों तरफ अजीब सी धुंध चढ़ने के कारण उसका चेहरा वो नहीं देख पा रहा था। उसकी अजीब सी हरकतें देखकर वो डर गया और घबराते हुए बोला, कौन है वहाँ और क्या चाहिए? इतना कहते ही वो साया या वो औरत उस धुंध में से अचानक से कहीं गायब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो औरत कौन थी और अचानक से कैसे गायब हो गई? तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो झटके से घबराते हुए पीछे मुड़ा। दीपक तुम? उसने हैरानी भरे स्वर में कहा। अपने बचपन के दोस्त को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जल्दी चलो यहाँ से, घर चलकर बात करते हैं, उसकी बात काटते हुए दीपक बोला। दीपक को ऐसे देखकर उसने दोबारा कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद वे लोग दीपक के घर पहुंच गए और अंदर जाते ही दीपक ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। ऐसा कहकर वो किचन की तरफ चला गया। कौन थी वो औरत और इतनी रात को कहाँ घूम रही थी? अनुज इन सवालों में उलझा हुआ था। क्या हुआ अनुज, क्या सोच रहे हो? पीछे से उसे आवाज़ आई तो उसने देखा कि दीपक चाय लेकर कमरे में आ चुका था। उसने उसे चाय दी और दोनों चाय पीने लगे। दीपक, मुझे गांव में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है, अनुज ने चाय पीते हुए कहा। तब दीपक ने उसे बताया कि इस गांव में एक औरत की आत्मा है जो रात के इस वक्त गांव में घूमती है। यही कारण है कि रात में 8 बजे के बाद से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। अनुज,
जो कि एक मॉडर्न शहरी लड़का था, वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। हालांकि उसके दिल में किसी कोने में डर की भावना उत्पन्न हो चुकी थी इस गांव में प्रवेश करते के साथ ही, पर वो उस भावना को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मुझे ये बताओ मेरी नानी का घर यहाँ से कितनी दूर है? अब बहुत रात हो चुकी है और तुम भी काफ़ी थके हुए हो। तुम काम करो, ऊपर चौबारे में जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हारी नानी जी से मिलने चलेंगे। ऐसा कहकर दीपक अनुज को ऊपर के कमरे में छोड़ आया। अनुज को भी काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए वो चारपाई पर लेट गया। वो इतना थका हुआ था कि उस पर लेटते के साथ ही उसे नींद आ गई। सुबह के 9 बजे जब सूरज की रोशनी उसके मुंह पर पड़ने लगी, तब उसकी आंख खुली। वो उठा और गांव की ताज़ी हवा खाने के लिए उसने खिड़की खोली तो उसकी नज़र के सामने उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और उसे देखते के साथ ही वो उसके ख्यालों में खो गया और उसकी तरफ देखने लगा। तभी उस लड़की की नज़र भी उस पर पड़ी और वो गुस्से से उसे देखने लगी। अनुज जल्दी नीचे आओ, चाय बन गई है, दीपक की आवाज़ आई। अब वो नीचे चला जाता है और दीपक उसे चाय देता है। चाय पीते हुए अनुज दीपक से पूछता है, यार दीपक, ये जो लड़की सामने रहती है वो कौन है? उसका नाम सोनाली है। वो भी तुम्हारी तरह छुट्टियों के दौरान अपनी मौसी के यहाँ घूमने आई है, मगर उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? दीपक ने बोला। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी उसे अपनी नानी की बात याद आई और उसने दीपक को वहाँ चलने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर दीपक ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम लोग निकलते हैं। अनुज अपनी नानी से मिलना चाहता था बहुत जल्दी। दीपक के साथ अब वो अपनी नानी के घर के लिए निकल चुका था। रास्ते में उसकी नज़र एक हवेली पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा आलीशान सी दिख रही थी। तब वो दीपक से हवेली के बारे में पूछता है, ये किसकी हवेली है? दीपक ने उसे बताया कि ये हवेली गांव के ज़मींदार पवन सिंह की है। फिर वो दोनों आगे निकल जाते हैं और वहाँ से कुछ ही दूरी पर उसकी नानी जी का घर था और वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। तब उन्हें एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बीमार पड़ी हुई दिखती है। उसकी हालत देखकर वे दोनों ही भावुक हो जाते हैं और अपनी नानी को ऐसी हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से बोलता है, नानी जी। नानी तुरंत उठती हैं और उसे देखती हैं और देखती हैं कि कोई नौजवान खड़ा हुआ है। तुम कौन हो बेटा? हल्के से नानी ने पूछा। मैं आपका लाडला अनुज। ये सुनकर नानी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसे अपने गले से लगा लिया। मगर एकदम से फिर मानो उन्हें कुछ याद आया और वो एकदम झटके से बोली, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम जल्दी यहाँ से निकलो, इससे पहले कि कोई मुसीबत आए। मगर अनुज ने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और कुछ दिन वहाँ पर रहने की ज़िद करने लगा। काफ़ी समझाने के बाद भी उसकी नानी ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तभी तुम यहाँ पर रह सकते हो। दीपक उसे वहाँ छोड़कर चला गया। अनुज पूरा दिन अपनी नानी जी के पास रुका और उनकी सेवा करी। फिर वो नानी के पास आकर बैठ गया और धीरे से बोला, नानी आप मुझे यहाँ आने से क्यों रोक रही थी? बेटा मुझे आराम करने दो और तुम भी दूसरे कमरे में जाकर आराम करो, नानी ने उसकी बात काटते हुए कहा और उसे वहाँ से भेज दिया। कुछ तो है जो कि मुझसे जुड़ा हुआ है, मगर इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा। ये सोचकर वहाँ से वो चला गया और जब वो अंदर गया तो उसकी नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। उसने इस बक्से के बारे में नानी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं बेटा, ये तो बस ऐसे ही पुराने कबाड़ से भरा हुआ है। मगर वो जानता था कि कुछ तो बात है, कुछ तो है उस बक्से में जो कि शायद उसके अतीत को जानने में उसकी मदद कर सकता है। सोचते हुए अनुज वहाँ से चला गया। शाम हो चुकी थी और लगभग 4:30 बज रहे थे। तभी उसे याद आया और उसने अपनी नानी से बोला, नानी मुझे दीपक के पास जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है बेटा, मगर 6 बजे से पहले लौट आना, ऐसा उसकी नानी ने कहा। ठीक है, ये बोलकर अनुज वहाँ से निकल गया और जब वो दीपक के घर पहुँचा और वो घर के अंदर जाने ही वाला था कि अंदर से वो लड़की निकली और वो दोनों आपस में टकरा गए। जोर का धक्का लगने के कारण
वो लड़की गिरने ही वाली थी कि अनुज ने झटके से उसे पकड़ लिया, और ये और कोई नहीं सोनाली ही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, तो तुम आ गए अनुज? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो दोनों एकदम से अलग हो गए और सोनाली शर्माते हुए वहाँ से चली गई। अनुज ने दीपक से पूछा, सोनाली यहाँ कैसे? तब उसने बताया कि वो किसी काम से उसकी मौसी ने मेरी माँ के पास भेजी थी। उसके बाद दोनों अंदर चले गए और अनुज ने गांव की आत्मा के बारे में उससे पूछा। तब उसने बताया, यही कोई आज से 25 साल पहले की बात है। गांव के ज़मींदार के 2 बेटे थे, बलवान सिंह और दूसरा पवन सिंह। दोनों में बलवान सिंह बड़ा था, जिसकी शादी गौरी के साथ हुई थी। गौरी बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। 1 साल बाद गौरी और बलवान सिंह को एक बेटा हुआ जिसका नाम दिनेश था, और वो बहुत ही सुंदर और स्वस्थ था। पर ज़मींदार का दूसरा बेटा बहुत ही लालची था और वो अकेले ही सारी ज़मीन और हवेली को हड़पना चाहता था। इसीलिए बलवान सिंह के पूरे परिवार को उसने ख़त्म करने की योजना बना ली। जब कुछ दिनों के बाद बलवान सिंह अपनी पत्नी गौरी के साथ खेत में घूमने चला गया था और उनके साथ उनका बेटा दिनेश भी था। चलते चलते वे लोग अपनी बातों में व्यस्त थे कि अचानक से किसी ने पीछे से उन पर ज़ोर से डंडे से वार करा। ये वार बलवान सिंह के ऊपर किया गया था और इतना तेज़ था कि उसका सर फट गया और इसी कारण उसकी मौत हो गई। जब गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि पवन सिंह और उसके आदमी खड़े थे। ऐसी हालत में गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ज़ोर से गांव की तरफ दौड़ी, मगर पवन सिंह के आदमियों ने उसका पीछा करा और भागते भागते ही उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ से छूटकर दिनेश नाले में जा गिरा और पवन सिंह के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगी, मगर किसी ने भी उसकी एक ना सुनी और उसके सिर पर कंटिन्यूसली डंडों से वार करने लगे, और तब तक करा जब तक वो मर नहीं गई। उसके बाद पवन सिंह के आदमियों ने उससे बोला कि उस बच्चे का क्या करना है, तो उसने बोला, छोड़ दो उसे, अपने आप ही मछलियों का चारा बन जाएगा। तुम जल्दी करो और लाशों को दफना दो। पवन ने बोला। दोनों की लाशों को ठिकाना लगाकर वे सभी लोग अपने अपने घर चले गए। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, मगर उसके बाद गांव में रात के समय जो भी घर से बाहर निकलता तब गौरी की आत्मा उसे दिखती, और कई लोगों की तो उसने जान भी ले डाली। आज तक भी गौरी की आत्मा अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए गांव में घूम रही है, और उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। सबको पता है कि बलवान सिंह और उसकी पत्नी को पवन सिंह ने मरवाया है, मगर गांव का बड़ा ज़मींदार होने के कारण कोई उसके खिलाफ बोलने की सोच भी नहीं सकता। अनुज को ये सारी बात सुनकर गौरी और उसके परिवार के लिए बहुत दुख हुआ। दोनों को आपस में बात करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चला और रात के करीब 10 बज चुके थे। तभी उसे अचानक अपनी नानी का ख्याल आया कि वो मेरी चिंता कर रही होगी। उसने दीपक से बोला कि मुझे निकलना चाहिए, नानी जी वेट कर रही होंगी। दीपक सकपका गया। इस वक्त? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ फिर से वो अजीब सी धुंध बढ़ने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। अब तो गौरी की कहानी सुनने के बाद अनुज को भी डर लगने लगा था, पर वो फिर भी जल्दी से नानी जी के पास जाना चाहता था। तभी उसे वही परछाई दिखी और वो उसी की तरफ बढ़ रही थी, और एकदम से वो परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका डरावना चेहरा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। गौरी को देखते के साथ ही अनुज की सांसें फूल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो अपनी नानी के घर पर था। जब उसे होश आया तो नानी जी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है बेटा, वरना आज तक उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अनुज भी मन ही मन सोच रहा था कि गौरी ने उसे कुछ नहीं किया, कुछ तो बात है जो गौरी ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर उसे गौरी के बारे में जानने की और इच्छा हुई। तब अचानक से उसे उस बक्से की याद आ गई। अब वो रुकने वाला नहीं था। नानी जी के मना करने के बाद भी उसने उस बक्से का ताला तोड़ दिया और उसे खोलने के बाद उसे एक तस्वीर निकली, जिसे देखकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई।
वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि गौरी, उसके पति और उसके बच्चे की थी। वे तीनों उस तस्वीर में बहुत खुश नजर आ रहे थे और अनुज को हैरानी तो तब हुई जब गौरी के बच्चे की शक्ल अनुज के बचपन के साथ मिल रही थी। अब वो उसके बारे में जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हुआ, इसीलिए वो दीपक के पास गया और उसने सारी बात उसे बताई। हमारे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ जी इस बारे में हमारी मदद कर सकते हैं, दीपक बोला। ठीक है, जल्दी उनके पास चलते हैं, अनुज ने कहा और वो दोनों भागते हुए रामनाथ जी के पास गए और उन्हें पूरा किस्सा बताया। तब रामनाथ जी ने उन्हें वही गौरी की कहानी सुनाई जिसे वो बस आधा ही जानते थे। गौरी और उसके पति बलवान सिंह को दफनाने के बाद पवन सिंह को बच्चे का ध्यान आया। अपने आदमियों से उसने बोला, जल्दी जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ, उसे भी इसके साथ ही दफना देंगे। उसके बच्चे को आदमी लेने गए मगर उन्हें वहाँ पर वो नहीं मिला। तब उन्होंने सब जगह बच्चे को तलाशा मगर वो कहीं भी नहीं मिला और ये बात जब पवन सिंह को पता चली तो वो गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्लाना पड़ा। कितने साल हो गए मगर आज तक उस बच्चे का पता ही नहीं चला। इतना सुनते ही दीपक बोला, क्या वो बच्चा आज भी जिंदा हो? ऐसा हो सकता है और वो 24-25 साल का नौजवान हो गया हो, मगर इस बात का पता कैसे चलेगा? चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसका पता करना पड़ेगा। अब इसके आगे रामनाथ जी कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले गए। दीपक के घर आने के बाद दीपक बोला, तुम कुछ देर आराम करो, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। वो दोनों वहाँ आराम कर रहे थे और तभी अनुज के मन में नानी जी का ख्याल आया। तब उसने बोला, इसके आगे की कहानी हमें नानी जी बता सकती हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल रहे हो? उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए दीपक ने बोला, तुम्हें याद है वो बक्सा जो हमें नानी के घर मिला था? उसमें एक तस्वीर थी जो कि गौरी की थी। नानी जी मुझसे कुछ तो छुपा रही हैं, आओ जल्दी चलो। इतना कहकर वो वहाँ से चल दिए और नानी जी के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उसने उनसे बोला, ऐसा क्या राज है जो आप इतने बरसों से छुपा रही हो? पर नानी कुछ बोलने को तैयार ना थी। तब वो बोला, आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक हम गौरी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं कर लेते तो इस गांव को कभी भी गौरी की आत्मा से छुटकारा नहीं मिल पाएगा और उसकी आत्मा यूं ही गांव में भटकती रहेगी। उसकी बात को सुनकर नानी भावुक हो गई। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ और ये सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऐसा बोलकर नानी जी वहीं गौरी की कहानी सुनाने लगी, लेकिन इस बार उसमें और भी रहस्यों का खुलासा होने वाला था। नानी बताती हैं कि जब पवन सिंह गौरी और उसके पति को मारने की योजना बनाकर अपने आदमियों के साथ हवेली से निकलने वाला था, तब उस हवेली में काम करने वाली औरत ने उनकी बातें सुन ली थी। वो गौरी और उसके परिवार को बचाना चाहती थी, इसलिए वो भी चुपके चुपके उनका पीछा करने लगी और उनके साथ खेत में पहुंची। उसने छुप के पूरी घटना अपनी आंखों से देखी मगर वो कुछ कर ना सकी क्योंकि वे लोग उसे भी मार डालते। जब गौरी को दफनाने के लिए वे लोग उसे उठाकर उसके पति के पास लेकर जा रहे थे, वो औरत मौका देखकर चुपके से उस बच्चे को नाले से निकाल कर ले आई। उसने देखा कि बच्चे की सांसें अभी चल रही थी, इसीलिए वो उस बच्चे को अपने घर ले गई। इस बच्चे को वो अपने साथ नहीं रख सकती थी क्योंकि उसकी जान को खतरा होता। लेकिन संयोगवश उसी दिन उस औरत की बेटी आ गई जो शहर में रहती थी। शादी के 8 साल होने के बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। तब औरत ने सारी बात अपनी बेटी को बताई और वो बच्चा उसे दे दिया और वो औरत उस बच्चे को लेकर शहर चली गई। उसी ने उस बच्चे का पालन पोषण किया और इस राज के बारे में कभी किसी को नहीं पता लगने दिया। जब भी वो गांव आती तो उस बच्चे को अपना इकलौता बेटा बताती थी। इसी तरह 10 साल बीत गए और सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर इस बच्चे के बारे में पवन सिंह को भनक लग गई थी। इसीलिए उस औरत ने अपनी बेटी और बच्चे को वापस शहर भेज दिया और कभी भी वापस गांव में नहीं आने दिया। अनुज बेटा, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने तुम्हारी पहचान बदल दी थी। रोते हुए नानी बोलने लगी। ये सुनते ही अनुज के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उसे बहुत बड़ा झटका लगा।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ कैसे हो गया, और वो अपने असली माता पिता को याद करके रोने लगा। पूरा दिन बीत गया था और शाम के लगभग 6 बज चुके थे। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अनुज ये सब जानने के बाद शांत था। उसके दिमाग में अपने माता पिता की मौत का बदला लेने और अपनी माँ की आत्मा को शांति देने के विचार दौड़ रहे थे, पर उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था कि आखिर क्या करा जाए। अनुज, खाना तैयार है, आके खा लो। पीछे से आवाज़ आई जो कि नानी जी की थी, लेकिन अनुज का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने खाना खाने से मना कर दिया। बेटा, इस संसार में होनी को कोई नहीं टाल सकता, ज़्यादा मत सोचो और खाना खा लो, नानी जी ने उसे समझाते हुए कहा। उसने नानी की बात मान ली और खाना खा के अपने कमरे में चला गया। अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी और नानी जी भी खाना खा के सो गई थी, पर अनुज को नींद कहाँ आने वाली थी। रात के करीब 11 बजे थे। तभी अचानक से कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा और शोर होने के कारण नानी जी की आंख खुल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कौन था। नानी जी दरवाज़ा खोलने के लिए उठती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुको नानी, मैं देखता हूँ। इतना कहकर अनुज ने दरवाज़ा खोला तो वे हैरान रह गए, क्योंकि बाहर और कोई नहीं बल्कि पवन सिंह और उसके आदमी थे। उन्हें इस बात का पता लग गया था कि अनुज ही बलवान सिंह का बेटा है और वे उसे मारना चाहते थे। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे पकड़ा और उसे उठाकर खेत की ओर ले गए। नानी बेचारी लाचार थी और कुछ भी ना कर सकी। वे उसे उसी जगह ले गए जहां उसके माता पिता को दफनाया गया था। बरसों पहले तो उस बुढ़िया की वजह से बच गया था, मगर आज नहीं बच सकता। आज तुझे मार कर तेरे माँ बाप के पास भेज देता हूँ, पवन सिंह ने बोला। उसने अपने आदमी की तरफ इशारा करा और इशारा करते ही वो बहुत बड़ा खंजर लेकर वहाँ आ गया। अनुज काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो मन ही मन दुखी होने लगा, लेकिन तभी अचानक से चारों ओर वही धुंध सी बढ़ने लगी। जल्दी ख़त्म करो इसे, पवन सिंह ने अपने आदमियों से बोला और वो खंजर लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़े। तभी वहाँ पर अचानक से गौरी आ गई और उसे देखकर पवन सिंह के सारे आदमी डर के मारे भाग गए। गौरी को देखकर खुद पवन सिंह डर से कांपने लगा, लेकिन तभी गौरी ने खुद वो खंजर उठाया और पवन सिंह की ओर बढ़ने लगी। तुमने हमारी खुशियाँ तबाह कर दी हमारी ज़िंदगी के साथ, ऐसा बोलकर उसने वो खंजर उसके सीने में घोंप दिया और पवन सिंह की वहीं मौत हो गई। तब वो अनुज के पास गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों की आंखों में आंसू थे। माँ, अनुज ने बोला। उसके माँ कहते ही गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी नानी जी अनुज की जान बचाने के लिए दीपक और गांव वालों को लेकर वहां पहुंची। सभी अनुज को और गौरी को एक साथ देखकर इतने भावुक हो गए क्योंकि सबको ही सच्चाई का पता चल चुका था। तभी गौरी नानी जी की ओर गई। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए शुक्रिया, ये एहसान सदैव मेरे ऊपर रहेगा। अब मेरा बदला पूरा हो गया है और अब गांव वालों को डरने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब जा रही हूँ। इतना बोलकर गौरी की आत्मा धुएं की तरह आसमान में उड़ गई और अब गांव में शांति छा चुकी थी और गांव उस आत्मा के साए से आज़ाद हो चुका था। अब ज़मींदार साहब को इकलौता वारिस होने के कारण अनुज ही सारी ज़मीन और हवेली का मालिक था, मगर वो इन सब को छोड़कर वापस शहर चला गया। इधर कुछ साल के बाद अनुज पढ़ाई करने के लिए जब एक दूसरे शहर में गया तो कुछ ऐसा हुआ जो कि उसने कभी नहीं सोचा था। उसे वहाँ सोनाली मिल गई और उन दोनों की वहाँ पर बातचीत शुरू हो गई। कुछ ही समय बाद उन दोनों ने एक दूसरे की रजामंदी के साथ शादी कर ली और वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।